हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र की क्लासेस चल रही हैं। ये है टेस्ट नंबर 1 जिसमें आज हमने 30 क्वेश्चन लिए हैं। तो आज आपका टेस्ट है, तो इसमें हमने टोटल 30 क्वेश्चन लिए हैं। एक तरह से रिवीजन टेस्ट है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा आप साथ में एक कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठें और ईमानदारी से आप बताएंगे कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो भी बच्चा चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को पहली बार विजिट कर रहा है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जब भी वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। तो डायरेक्ट इसमें बस क्वेश्चन और आंसर करेंगे और आप अपनी नोटबुक पे आप टिक या फिर गलत का निशान आप लगा लेना। ठीक है, अगर सही है तो सही, अगर गलत है, आपने गलत दिया है तो फिर गलत का निशान ही लगाइएगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने भारत में केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया है? तो ठक्कर आयोग है, शाह आयोग है, मंडल आयोग है या फिर सरकारी आयोग है? तो बताइए कौन सा आयोग है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आंसर इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि सरकारिया आयोग है। तो सरकारिया आयोग का गठन ये भारत सरकार ने जून 1983 में किया था, है ना, जिसका उद्देश्य क्या था कि केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित जो शक्ति संतुलन है उस पर अपनी संस्तुति देना था। और जो इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, जिनका नाम था R.S. सरकारिया, और उन्हीं के नाम से ये सरकारिया आयोग पड़ा है। और भारतीय संविधान के भाग अगर हम 11 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 245 से 263 तक संघ राज्य संबंधों का उल्लेख मिलता है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी। आंसर इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वह हमें बताना है। तो फटाफट से बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। हॉब्स पितृसत्तात्मक, अरस्तु राजनीति, रूसो सामाजिक अनुबंध या फिर मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र? तो इसमें से जो सही नहीं है वह हमें बताना है। तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि हॉब्स पितृसत्तात्मक। हमसे नहीं पूछा था, इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्योटो सम्मेलन का मुद्दा किससे संबंधित था? आतंक से, परमाणु परीक्षण रोकना, जलवायु परिवर्तन या फिर आर्थिक विकास? तो बहुत इजी प्रश्न है। तो बताइए इसमें क्योटो सम्मेलन का जो मुद्दा था वह किससे संबंधित था? इसमें सही हो जाएगा, इसमें सही है, ये है ऑप्शन नंबर सी, जलवायु परिवर्तन से। तो क्योटो सम्मेलन का मुद्दा ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित था। ये सम्मेलन कब हुआ था? 1997 में हुआ था। और जापान के एक शहर है, क्योटो नाम है, वहाँ इसका सम्मेलन हुआ था। और इसमें औद्योगिकृत देशों द्वारा जो ग्रीन हाउस गैस है उसका उत्सर्जन में कमी लाने पर सहमति बनाई गई थी। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। संविधान का अनुच्छेद 370 संबंध रखता है। तो किससे रखता है? अनुच्छेद 370। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से, अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान से, जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जे से या फिर हैदराबाद कर्नाटक के लिए विशेष दर्जे से? तो बताइए संविधान का जो अनुच्छेद 370 है ये किससे संबंध रखता है? तो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जे से। ठीक है, इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? तो बम्बई में, मद्रास में, पूना में या फिर कलकत्ता में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था वह कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए, बम्बई में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बम्बई में हुआ था। तो पहले इसको जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था ये हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। और किस विद्यालय में हुआ था? तो ये हुआ था तेजपाल संस्कृत विद्यालय, जो कि बम्बई में है। और इसी सम्मेलन में जो दादा भाई नौरोजी के सुझाव से इस संगठन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। वर्नाकुलर प्रेस कानून किसने प्रस्तावित किया?
तो बताइए लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड लिटिन ने, लॉर्ड कर्जन ने या फिर लॉर्ड हेस्टिंग ने। तो वर्नाकुलर प्रेस कानून ये किसने प्रस्तावित किया था? तो ये किया था, इसमें आप अपना सही आंसर लगा लेना कॉपी में। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिटन ने। ठीक है, किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये कब आया था? 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था और इसी अधिनियम को क्या बोला जाता है? मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया था। इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया? जो मुस्लिम लीग थी उसने सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया था? तो इसमें देखो ऑप्शन दिए गए हैं 12 अगस्त 1942, 16 अगस्त 1943, 16 अगस्त 1946 या फिर 14 अगस्त 1947। तो हम मुस्लिम लीग की बात करते हैं तो इसने सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया था? ये मनाया था ऑप्शन नंबर सी, 16 अगस्त 1946 को। तो 16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की गई थी। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो बताइए गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल, रामचंद्र, भीकाजी कामा या फिर चंद्रशेखर आज़ाद। तो जो गदर पार्टी है इसकी स्थापना किसने की थी? ये की थी ऑप्शन नंबर ए, लाला हरदयाल ने। किसने की थी? लाला हरदयाल ने की थी। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो राजा राममोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती या फिर स्वामी विवेकानंद। तो ब्रह्म समाज की बात कर रहे हैं तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे ये कौन थे? ये थे ऑप्शन नंबर ए, राजा राममोहन राय। तो हिंदू धर्म का जो पहला जो सुधार था, सुधार आंदोलन था, वह क्या था? ब्रह्म समाज था, जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। और इसकी स्थापना यानी कि जो ब्रह्म सभा की जो स्थापना हुई थी ये 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, सती प्रथा उन्मूलन के लिए किसने दृढ़ता से वकालत की? तो राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, देवेंद्र नाथ टैगोर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सती प्रथा उन्मूलन के लिए किसने दृढ़ता से वकालत की थी? तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर इसमें राइट आंसर होगा। तो जो राजा राममोहन राय ये भारतीय सुधारकों ने विलियम बेंटिक को इस प्रथा का अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी थी और जो बहुत सी समकालीन जो प्रगतिशील समाचार पत्रों में इनका समर्थन किया और विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, भारत के किसी भी राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री किस राज्य में बनी थी? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल या फिर तमिलनाडु। तो बताइए भारत के किसी भी राज्य में जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी वह किस राज्य में बनी थी? तो ये बनी थी ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में बनी थी। उत्तर प्रदेश में बनी थी। और फटाफट इनका नाम भी बता दीजिए, उनका नाम क्या था? तो ये था सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ थी। यह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में बनी थी। भारत के किसी भी राज्य में जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव किसको प्राप्त है? सुचेता कृपलानी को ही प्राप्त है। इसमें सही है ऑप्शन नंबर ए आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने, महादेव गोविंद रानाडे ने, मदन मोहन मालवीय ने या फिर बाल गंगाधर तिलक ने। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और ये कब की थी? 1905 में। तो 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य क्या था कि भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना था और जो संवैधानिक दंगों से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। इसमें जो सही है ये इसमें ऑप्शन नंबर ए आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, तो इसमें देखो
जनता दल की स्थापना, साम्यवादी दल की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना। तो ये सभी दिए गए हैं और इसमें ये रहे आपके कूट दिए गए हैं। तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं जनता दल की स्थापना। तो जनता दल की स्थापना ये कब हुई थी? ये हुई थी 1988 में। कब हुई थी? 1988 में। साम्यवादी दल की स्थापना ये कब हुई थी? 1925 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म कब हुआ था? 1885 में हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1980 में हुई थी। तो इस तरह से इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। ई गवर्नेंस का अर्थ है सरकार किसी भी समय कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सेवाओं व सूचनाओं का वितरण, कागज रहित कार्यालय और पारदर्शितापूर्ण तथा पारदर्शी सरकार कार्य। तो ई गवर्नेंस का अर्थ क्या होता है? हमें कूट बताना है इसमें से। बताइए कौन सा इसमें राइट आंसर होगा। तो जो ई गवर्नेंस का जो अर्थ होता है ये क्या होता है? ये सभी यानी कि सरकार किसी भी समय कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सेवाओं व सूचनाओं का वितरण, कागज रहित कार्यालय और पारदर्शितापूर्ण तथा पारदर्शी सरकार कार्य। इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी साधनों का समर्थन नहीं किया? ठीक है, मणिबेन पटेल, दुर्गा भाभी, सत्यवती देवी या फिर खुर्शीद बहन। तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी साधनों का समर्थन नहीं किया? तो इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर ए आंसर इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि मणिबेन पटेल। तो मणिबेन पटेल ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुत्री थी। मणिबेन पटेल ये गांधीवादी विचारधारा की समर्थक थी। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी साधनों के प्रयोग कभी समर्थन नहीं किया, जबकि शेष अन्य ये महिला नेता स्वतंत्रता संघर्ष आंदोलन में क्रांतिकारी साधनों की समर्थक रही हैं। ठीक है, तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित कार्याधिकारियों पर विचार कीजिए। तो कैबिनेट सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो प्राथमिकता के आधार पर इनका सही क्रम होगा। तो सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर इनका सही क्रम है ये क्या होगा। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, ये हो जाएगा। सबसे पहले कौन आते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, फिर क्या होगा इसमें? फिर ये केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, देन उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त और देन कैबिनेट सचिव। ठीक है, तो इसमें जो सही है ये इसमें ऑप्शन नंबर सी आंसर इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि 4, 3, 2, 1। तो सबसे पहले ये भारत का मुख्य न्यायाधीश ये क्रमांक 6 पर है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ये 7 पर है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये 9A और कैबिनेट सचिव ये 11। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्राभिमुखी है क्योंकि संपूर्ण भारत के लिए केवल एक ही नागरिकता है, आपातकाल में केंद्र की शक्ति बढ़ जाती है, संसद राज्यों के क्षेत्रों का पुनर्वितरण कर सकती है या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें बताइए राइट आंसर क्या होगा। भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्राभिमुखी है क्योंकि, तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा इसमें सही आंसर? उपयुक्त सभी इसमें राइट आंसर होगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में किया गया है। भारतीय संघीय व्यवस्था संघात्मक लक्षणों के साथ साथ एकात्मक तत्व भी विद्यमान है। यथा सशक्त केंद्र, एकल नागरिकता, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, आपातकालीन प्रावधान तथा संसद द्वारा राज्यों के क्षेत्र का पुनर्वितरण, ये सभी किया गया है। ठीक है, स्पष्ट है कि भारतीय संविधान द्वारा भारत में एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था स्थापित की गई है। तो इसमें जो सही है ये इसमें ऑप्शन नंबर डी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 20।
निम्नांकित में से कौन सी एक विशेषता राज्यों के पुनर्गठन की नहीं है? पुनर्गठन की नहीं है तो अविनाशी, परवर्ती, संसद को किसी राज्य के नाम को बदलने का अधिकार है, केंद्रीय संसद को नए राज्य के निर्माण का अधिकार है। तो कौन सी विशेषता है जो राज्यों के पुनर्गठन की नहीं है? तो इसमें जो सही है बताइए, इसमें सही आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर इसमें राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। किसने विचार व्यक्त किया कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है? डी टॉकविले, हैमिल्टन, हरमन फाइनर या फिर C.F. स्ट्रॉन्ग। तो किसने विचार व्यक्त किया है कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है? तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए आंसर इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि टॉकविले ने। किसने किया है? टॉकविले ने किया है। तो इसमें ए आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुगल विरासत है जो अंग्रेजों ने भारतीय प्रशासन तक पहुंचा दी? मुगल विरासत कौन सी है जो अंग्रेजों ने भारतीय प्रशासन तक पहुंचा दी? तो सरकार की संघीय व्यवस्था, जिला प्रशासन, सैनिक प्रशासन या फिर सचिवालय व्यवस्था। तो कौन सी है? यह है ऑप्शन नंबर सी आंसर इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि सैनिक प्रशासन। अगर हम मौर्य काल से लेकर अभी तक मुगल काल तक के शासकों को बृहद क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित करने तथा उसे बनाए रखने के लिए क्या चाहिए? एक बहुत बड़ी सेना की आवश्यकता थी। मुगलों ने सैनिक प्रशासन में रुचि दिखाई और उसे वर्गों में बांटकर प्रशासन का संचालन वो लोग करने लगे। ठीक है। उनके उत्तरवर्ती अंग्रेजों ने भी कमोवेश उसी सैनिक व्यवस्था को अपनाकर 200 वर्ष तक भारत पर शासन किया और स्वतंत्र भारतीय प्रशासन में आज भी सैनिक प्रशासन के लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। ठीक है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। नीचे दिए गए मूल अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्व के संबंध में दिए गए व्यक्तित्वों में कौन सी अद्यतन स्थिति सही है? ठीक है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। क्या दिया गया है? निम्नलिखित दिए गए मूल अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों के संबंधों में दिए गए व्यक्तित्वों में कौन सी अद्यतन स्थिति सही है? तो देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या दिए गए हैं। किसी भी हालत में नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त होती है। मौलिक अधिकारों की राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर सदैव प्राथमिकता प्राप्त होती है, या फिर कुछ मामलों में नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी जा सकती है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। कुछ मामलों में नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी जा सकती है। तो 25वां संविधान संशोधन यह प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39B और C में वर्णित हैं प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए। इसी कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। संघ सरकार का राज्यों को विशेष दर्जा दिए जाने का क्या तात्पर्य है? तो केंद्रीय सहायता का एक बड़ा प्रतिशत अनुदान सहायता में दिया जाएगा। संघ सरकार वर्तमान बजट के घाटे को वहन करेगी। ऋण प्रदान करने की मात्रा कुल सहायता में बढ़ाई जाएगी, या फिर विशेष दर्जे के दौरान राज्य का कुल आय व्यय केंद्रीय सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। तो बताइए संघ सरकार का राज्यों को विशेष दर्जा दिए जाने का क्या तात्पर्य है? तो 24 का जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर इसमें राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? ए आंसर इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि केंद्रीय सहायता का एक बड़ा प्रतिशत अनुदान सहायता में दिया जाएगा। इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किसने अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा 1776 लिखी? तो थॉमस जेफरसन ने, वुडरो विल्सन ने, फ्रैंकलिन पियर्स ने या फिर जकरी टेलर ने। तो किसने लिखी थी? अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा 1776 लिखी। तो किसने लिखी थी? ये लिखी थी ऑप्शन नंबर ए थॉमस जेफरसन ने। तो अमेरिकी स्वतंत्रता
का घोषणा पत्र यानी कि अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 ईस्वी में थॉमस जेफरसन द्वारा लिखा गया था। यह एक राजनीतिक दस्तावेज है जिसके आधार पर 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने स्वयं को इंग्लैंड से स्वतंत्र घोषित किया था। ठीक है, इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय लोकतंत्र को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो अभिजन वर्ग की भूमिका है, जाति की राजनीति है, एकात्मक व्यवस्था है या फिर द्विदलीय व्यवस्था है। तो क्या है? ये है ऑप्शन नंबर बी आंसर इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि जाति की राजनीति। क्या है? जाति की राजनीति। सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस प्रावधान के अनुसार लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 352 या फिर अनुच्छेद 365। तो इसमें केवल एक सही है, 1 और 3 सही है, 1 और 4 सही है या फिर 1 और 2 सही है। तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर इसमें सही हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365। क्या बोल रहे थे क्वेश्चन? राष्ट्रपति शासन किस प्रावधान के अनुसार लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 और 365। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है तो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा या फिर प्रधानमंत्री द्वारा। तो अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज के जो अभ्यर्थी हैं उनका चयन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? संघात्मक, एकात्मक, संघात्मक होते हुए भी एकात्मक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए संघात्मक है। कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए संघात्मक। तो भारत का संविधान ये संघीय शासन प्रणाली की स्थापना करता है। इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान हैं। 2 सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान की कठोरता भी है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है ना। भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मक लक्षण भी विद्यमान है, जैसे सशक्त केंद्र है, एक संविधान है, एकल नागरिकता है। ठीक है, तो इस वजह से इसमें भारत में कौन सी प्रणाली है? तो ये संघात्मक प्रणाली है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। साइमन कमीशन की नियुक्ति का एक कारण नहीं बताया जाता, वह है ब्रिटेन में आम चुनाव, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन आरंभ करने की धमकी, स्वराज दल को कमज़ोर करना, राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना। तो क्या है? साइमन कमीशन की नियुक्ति का एक कारण नहीं बताया जाता, नहीं बोल रहा है इसमें। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन आरंभ करने की धमकी। ठीक है, इसमें सही है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन 1921-22 के कार्यक्रम से संबंधित नहीं था? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। देश में राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना करना, विदेशी वस्तुओं एवं सरकारी कार्यक्रमों का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग या फिर ब्रिटिश अधिकारियों का अपमान करना। तो क्या हो जाएगा 31 का? बताइए। तो 31 का जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि ब्रिटिश अधिकारियों का अपमान करना। नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 32। वैसे तो ये टोटल क्वेश्चन 30 हैं, लेकिन इसमें बीच में 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, उसमें ऑप्शन गलत दिए थे, तो इस वजह से टोटल क्वेश्चन 32 लेने पड़े। और लेकिन ये टोटल हैं कितने? 30 ही है ना। तो इसमें बताइए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रतिबिंबित करते हैं। तो संविधान निर्माताओं के सामाजिक तथा आर्थिक न्याय के दर्शन को, संविधान निर्माताओं के सामाजिक तथा राजनीतिक न्याय के दर्शन को, संविधान निर्माताओं के आर्थिक तथा शैक्षिक न्याय के दर्शन को और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रतिबंधित करते हैं, इसमें सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा इसमें? और इसके अलावा आपके जितने भी क्वेश्चन सही गए हैं 30 आउट ऑफ, आप बताना कितने राइट क्वेश्चन हुए हैं आपके 30 में से।
और कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें सही हो जाएगा, यानी कि संविधान निर्माताओं के सामाजिक तथा आर्थिक न्याय के दर्शन को, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। यह उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है और संविधान निर्माता भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते थे। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें आज हमने टोटल 30 क्वेश्चन किए थे। तो इसमें आप बताएंगे कि 30 में से आपके कितने सही गए हैं। तो मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।